गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में उपपद तत्पुरुष समास तक पढ़ लिया था। तो आज उससे आगे देखिए, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और या आदि योजक जुड़े उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी इसने बताया है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हों और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और या आदि योजक जुड़े उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दूध रोटी, दूध और रोटी, और योजक लग गया है, दोनों पद प्रधान हैं, दूध भी और रोटी भी, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सत्यासत्य, सत्य या असत्य। जलवायु, जल और वायु। 25, 5 और 20। 150, 50 से 100 तक। इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं, जैसे खट मीठा, खट्टा और मीठा, या 100 200, 100 से 200 तक, या 68, 8 और 60। या इसके अलावा आप इसमें ले सकते हैं नर नारी, नर और नारी। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। देश विदेश, देश और विदेश। इस प्रकार से आप इसमें उदाहरण ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। जिस समास में न पूर्व पद प्रधान हो और न उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जिस समास में अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कुछ उदाहरण ऐसे हैं, कई बार बच्चे प्रॉब्लम भी देते हैं ये, कि जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर में कर्मधारय समास भी बनता है और बहुव्रीहि भी बनता है। दोनों कैसे बनते हैं, तो यहां हम उसको सोल्व करके आपको बताएंगे कैसे बनते हैं। पहले ये देख लीजिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। यानी ये पूरा शब्द है, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नीला है कंठ जिसका, इसका विशेष्य है, वह अन्य पद है, वह यहां पर नहीं है। तो नीलकंठ आप शिव जी को भी कह सकते हैं, मोर को भी कह सकते हैं। लिखने की आवश्यकता यहां पर नहीं है कि यहां कोष्ठक में हम मोर या शिव जी लिखेंगे तब ही ठीक माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। दशानन, दश हैं आनन जिसके, आनन होता है मुख, 10 हैं मुख जिसके। हंसासीनी, हंस है आसन जिसका। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा ही है चक्षु जिसकी। यानी प्रज्ञा होता है बुद्धि, बुद्धि ही है चक्षु यानी आंख, बुद्धि ही है आंख जिसकी, अर्थात कोई भी अंधा व्यक्ति। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, यानी चांद है मस्तक पर जिसके। किसके मस्तक पर है, शिव जी के मस्तक पर है। चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी हाथ होता है, यानी चक्र है हाथ में जिसके। किसके हाथ में चक्र, कृष्ण के हाथ में है। दिवाकर, दिन को करने वाला। कौन है दिन को करने वाला, सूर्य है, इसीलिए सूर्य को दिवाकर बोला जाता है। अंशु माली, अंशु ही है माला जिसकी। अंशु होता है किरण, यानी किरण ही है माला जिसकी। किसकी, सूर्य की। चार पाई, चार हैं पाए जिसके, अर्थात क्या, खाट या पलंग। महाकाव्य, महान है जो काव्य। यहां पर महान है काव्य जो, ऐसे होगा, महान है काव्य जो।
महाकाव्य। महान है जो काव्य तो कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि विशेष से विशेषण का संबंध हो जाएगा। महान है काव्य जो। अब मैंने प्रश्न उठाया था, इनसे भी वो सोल्व हो सकता है, लेकिन यहां मैं पीताम्र शब्द लिखता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करना। जैसे पीताम्र है, यहां अगर हम इसका विग्रह करेंगे, पीले हैं जो अंबर, पीले हैं जो अंबर, तो यहां पे आप देखेंगे कि अंबर भी यही है और पीत यानी पीला भी यही है, तो विशेषण भी यही है और उसका विशेष्य भी यही है। अंबर विशेष्य हो गया और पीत क्या हो गए, उसका पीत विशेषण हो गया और अंबर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इस प्रकार इसमें इसका विग्रह यदि हम ऐसे करेंगे, पीले हैं जो अंबर, तो कर्मधारय समास बन जाएगा, क्योंकि यहां अंबर विशेष्य है और पीत यानी पीला ये इसका विशेषण है। और इस पूरे शब्द को यदि हम विशेषण माने, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र, और आगे लगा दे जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, जिसके यानी किसी अन्य के, अन्य पद प्रधान हो गया, तब यहां पे बहुव्रीहि समास हो गया। आशा है ये आपको समझ आया होगा। अब इसके अलावा आप देखिए, वैसे विशेष प्रकार से अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, थोड़ी सी जानकारी के लिए देख लीजिएगा। मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का मध्य पद लोप हो, देखिए यहां माल गाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, यहां माल भी है गाड़ी भी है, तो माल भी है विग्रह में और गाड़ी है, लेकिन माल ये ढोने वाली ऐसी जो बात लिखी है वो इसमें क्या है, लुप्त है, लोप है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास कहेंगे। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, यानी शहद को इकट्ठा करने वाली मक्खी। मधु और मक्खी तो यहां पर दे दिया, लेकिन एकत्र करने वाली, इकट्ठा करने वाली यहां नहीं दिया, वो लोप है। लेकिन कुल मिलाकर यहां क्या हो गया, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, मधुमक्खी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो दही भी है बड़ा भी है, लेकिन डूबना ऐसा कुछ नहीं लिखा इसमें, और दही बड़ा दही में डूबा हुआ होता है, इसलिए यहां मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार पन चक्की, पानी से चलने वाली चक्की, यानी पानी से, पानी और चक्की दे दिया, लेकिन चलने के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार बैलगाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी, और बैलगाड़ी में आप संबंध तत्पुरुष समास भी बना सकते हैं, बैलों की गाड़ी, ऐसा विग्रह हो जाएगा। पर्णशाला, प्रण से बनी हुई शाला, प्रण होते हैं पत्ते, यानी पत्तों से बनी हुई शाला यानी घर लगा सकते हैं, या गृह, पत्तों से बना हुआ घर आप कह सकते हैं। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पटरी को बोला जाता है, तो पटरी पर चलने वाली गाड़ी यानी रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल दे दिया है, गाड़ी दे दी है, लेकिन उस पर चलने वाली ऐसा कुछ नहीं दर्शाया गया है, इसलिए सब क्या है, मध्य पद लोपी तत्पुरुष के अंदर ये उदाहरण रखे गए हैं। ये आप खाली पढ़ लीजिएगा, बाद में चलकर कहीं भी आपको काम आ सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा में इनमें से कोई उदाहरण आते हैं तो आप इनको तत्पुरुष ही मानेंगे, लेकिन वैसे ये मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, समास का पाठ हमारा आज समाप्त हो गया है। अगली क्लास में हम एक नया पाठ शुरू करेंगे, और आप इस काम को अपनी फेयर नोटबुक में करें और साथ ही साथ याद करें। 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, एक तो संधि का और दूसरा समास का, और मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको लिख करके और बार बार इनको पढ़ें और रफ कॉपी में भी लिख कर देखें। धन्यवाद।